लास्ट टाइम आपको न्यूक्लियस का स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया। बताया था आपको न्यूक्लियस डिस्कवर्ड न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसने किया था? हैमरलिंग साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने, ठीक है। और किस प्लांट को लिया था? एसिटाबुलेरिया एल्गी को लिया था, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में बताया था न्यूक्लियस क्या? इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल का क्या बोला जाता है? ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आगे क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? यहाँ मैं डायग्राम देख के बना रहे हैं तो इस तरीके से। दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पर बीच में क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। जैसे न्यूक्लियोलस, यहाँ क्या है? जेनेटिक मटेरियल। दिस इज द आउटर। देखिए न्यूक्लियस में कितनी बाउंड्रीज होती हैं? 2 बाउंड्री, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है यहाँ पर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ प्लेसेस पर क्या होती है? यहाँ एब्सेंट होती है, दैट कॉल्ड न्यूक्लियर कोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर। ये है न्यूक्लियर कोर, ठीक है। यहाँ प्रोटीन्स लगी होती हैं, ये पूरा इस तरीके से जगह नहीं, क्या न्यूक्लियर कोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्रोमैटिन है और ये क्या? न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक। एंड दिस इज द क्रोमैटिन। अब देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस में। पार्ट समझने आपको। पहला पार्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड पार्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्म दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए यहाँ पर एक पार्ट और थर्ड पार्ट न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर है ये, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो ये अब देखिए एक एक करके सबको समझना है। जो आउटर बाउंड्री न्यूक्लियस की है दैट कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, इसकी सरफेस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इस सरफेस पर क्या है? राइबोसोम्स यहाँ अटैच होते हैं, ठीक। और इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर सरफेस से ही जुड़ा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से जुड़ा होगा? आउटर सरफेस से, यहीं से RER जुड़ा रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री है। किसने बनाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कहाँ से होती है? सिंथेसिस कहाँ से होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है ना। आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 चीज बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रोटीन चाहिए एंड फॉस्फोलिपिड चाहिए, देखिए लिपिड्स चाहिए। प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और लिपिड्स कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया, RER ने और SER ने मिलकर बनाया। लेकिन एक
एक बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कैसे होती है। ऑप्शन में RER भी था और SER भी था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था और क्या था, स्मूथ भी था। तब इसमें से दो, अगर बोथ ऑप्शन होता है तो आप बोथ को लगा देंगे, तब ये बोथ ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली कहा जाए कि स्पेशली पर्टिकुलरली किससे होता है, तो आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेशली किससे होगा, रफ से होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप रफ को टेक करेंगे, यहाँ नोट कर लेना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सिंथेसिस किससे होती है, सिंथेसिस स्पेशली बाय RER होता दोनों से है, लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ठीक है। अगला है, इसमें कुछ जगहों पर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है, देखिए क्या फंक्शन है। चूंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन चलता है, DNA से RNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ बनती है, बाहर बनती है, ठीक है। तो RNA बन करके बाहर निकलेगा ना, तो RNA बांध करके न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर कैसे आएगा, साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर से। तो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या हुआ, यहाँ से RNA मूव कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA सेल के साइटोप्लाज्म से कैसे जाएगा, वही मेंशन कर लेना बुक में ही, ये RNA यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ। दूसरा क्या है, जो प्रोटीन, देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस सेल के साइटोप्लाज्म। क्या प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है, होता है, होता है, होता नहीं होगा, होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम जो है, राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं ना। राइबोसोम को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन चाहिए, किसको बनाने के लिए, राइबोसोम को बनाने के लिए। तो RNA कौन बनाएगा राइबोसोम को बनाने के लिए, न्यूक्लियोलस जो है, यही तो राइबोसोम बनाता है। अभी फंक्शन बताएंगे, न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम बनाएगा, तो इससे क्या बनेगा, RNA बनेगा, क्योंकि इसमें DNA है। इसमें क्या है, DNA है प्रोटीन, दोनों चीजें। तो इसके DNA से क्या बन गया, RNA बन गया और प्रोटीन है। अब चूंकि जब RNA बन जाएगा तो RNA से प्रोटीन भी तो बनती है, राइबोसोम की हेल्प लेकर के, समझ में आया। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास DNA होना चाहिए, RNA होना चाहिए, सॉरी DNA होना चाहिए। DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा। तो इसके DNA से क्या बन जाता है, RNA बन जाता है, और राइबोसोम मौजूद रहते ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोलस जब राइबोसोम बनाएगा तो राइबोसोम तो यही रहेगा ना, राइबोसोम तो यही रहेंगे, बन करके बाद में सेल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे, लेकिन मौजूद तो यही रहते हैं। ये कुछ प्रोटीन, ये प्रोटीन भी बना सकता है, प्रोटीन बनाता है किसकी, जो राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन होती है, उसकी सिंथेसिस कौन करता है, समझ में आया, न्यूक्लियोलस। कहते हैं न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम बनाने के लिए आपको RNA चाहिए, राइबोसोम में क्या होता है, RNA होता है, RNA इसके DNA से बना, और इसी से क्या बना, प्रोटीन भी बन गया, समझ में। लेकिन सारा प्रोटीन, देखिए ऑल प्रोटीन, राइबोसोम को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, उसमें सारी प्रोटीन ये नहीं बनाता न्यूक्लियोलस, समझ में आया, और ना ही सारा RNA बनाता है। अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये प्रोटीन, कुछ प्रोटीन कहाँ से बनती है, कुछ प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म से बन करके कहाँ आती है, न्यूक्लियस के अंदर आएगी, तब क्या बनेगा, तब बनेगा राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम को बनाने के लिए प्रोटीन जो जरूरत पड़ती है, उसमें से कुछ प्रोटीन न्यूक्लियोलस खुद बना देता है, और कुछ प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस चलती है, वहाँ से प्रोटीन बन करके यहाँ आती है। तो ये जो न्यूक्लियर कोर है, इसमें आप ऐसे एरो लगाइए दोनों तरफ, मतलब प्रोटीन अंदर से बाहर भी आ सकता, सॉरी प्रोटीन जो है इनसाइड मूव कर रहा है ना, ये प्रोटीन अंदर मूव कर रहा है, ये क्या मूव कर रहा है, प्रोटीन। तो RNA का मूवमेंट और प्रोटीन का मूवमेंट, सेल के साइटोप्लाज्म से प्रोटीन बन करके कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें राइबोसोम जब बनेंगे तो उनको प्रोटीन चाहिए बनाने, समझ में आ रहा है। देखिए ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हो गया न्यूक्लियर कोर का फंक्शन समझ में आया। इसके बाद क्रोमैटिन को समझते हैं यहाँ से।
अगला पार्ट जो मेन है वो क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था, बुक में लिखा हुआ मेंशन है फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन टर्म दिया था, ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, हाँ बताइए। क्रोमैटिन का कंडेंस ना, देखिए क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन का ही कंडेंस फॉर्म होता है। जब क्रोमैटिन और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो बना देगा क्रोमोसोम। क्रोमैटिन को खोल दीजिए क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम जब डिस्पर्ज स्टेज में रहता है, क्रोमोसोम डिक्री स्टेज में जब रहेगा, जब क्रोमोसोम क्या रहेगा, डिस्पर्ज, तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोला जाएगा। मतलब लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमोसोम की लेस कंडेंस फॉर्म है, और क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस फॉर्म क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। समझ में आया। जैसे ये क्रोमैटिन है, ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा, ये कंडेंस होकर बनाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाएगा कंडेंस होकर के, ठीक है। तो क्रोमैटिन में लिख लीजिएगा, ये क्या है, लेस कंडेंस फॉर्म होती है, लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की लेस कंडेंस फॉर्म। आप क्रोमैटिन को कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बताइए। सेल में ठीक है ऑब्जर्व किया है तो न्यूक्लियस में मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस में किस स्टेज में मिलेगा, क्या मान लीजिए आपके पास सेल है, उसमें क्रोमैटिन दिख जाएगा आपको। सेल साइकिल पढ़े हैं ना, सेल साइकिल में इंटरफेस और एम फेज आती है ना। जब सेल डिवाइड करती है तो सेल पहले, कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो उसके पहले क्या आता है, इंटरफेज आता है, प्रिपरेटरी फेज। तो आप इंटरफेज में अगर न्यूक्लियस को देखेंगे तो आपको क्रोमैटिन नजर आएगा। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगी, जब वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जब रहेगी, तब आपको क्रोमैटिन नहीं दिखाई देगा। क्रोमैटिन जनरली कब दिखता है, इंटरफेज में, क्योंकि जब एम फेज में जब सेल पहुंचेगी तो आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे ना। वही क्रोमैटिन कंडेंस होता जाता है थोड़ा सा, तो क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। समझ में आ रहा है। तो क्रोमैटिन को आप केवल इंटरफेज में देख सकते हैं, इंटरफेज, जब सेल क्या है, प्रिपरेटरी फेज में रहती है। तो क्रोमैटिन कैन बी ऑब्जर्व इन इंटरफेज। बुक में लिखा गया होगा इंटरफेज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब या सेल जब किसमें रहता है, इंटरफेज में। इंटरफेज में जब रहेगा स्टेज में, तो आप क्रोमैटिन को देख सकते हैं, ठीक। अब क्रोमैटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। किससे बना है ये सारी चीज़ें, क्रोमैटिन बनता किससे, देखिए क्रोमैटिन में क्या क्या चीज़ें होती है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन देखिए, क्रोमैटिन में आपको डीएनए रहेगा, डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही तो बन रहा है सब कुछ। ये डीएनए ही कॉम्प्रेस होगा तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा तो बनेगा डीएनए रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए जो प्रोटीन जरूरी है वो हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, वो क्या करेंगे, डीएनए को कंडेंस कराएंगे, ठीक है। तो क्रोमैटिन, क्योंकि डीएनए की थोड़ी सी कंडेंस स्टेट है, डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनेगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और साथ में आरएनए रहेगा। अब ये बताइए आरएनए कहाँ से आया, ये बता। न्यूक्लियस में जो आपका क्रोमैटिन बिखरा हुआ है, ये क्रोमैटिन है, इसमें आप करेंगे कि डीएनए से बना क्रोमैटिन, तो डीएनए होगा। अब डीएनए को कंप्रेस करने के लिए प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का प्रोटीन भी हो गया। ये आरएनए कहाँ से आया, हाँ नहीं, क्योंकि जानते हैं सेल में, जब सेल, तो सेल में डीएनए रेप्लिकेट करता है, करता नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन कब चलता है सेल में, डीएनए से आरएनए किस स्टेज में बनेगा, आप बताइए। डीएनए से आरएनए जब सेल मेटाफेज और एनाफेज, टेलोफेज में रहेगी तब बनेगा, या जब सेल इंटरफेज में रहेगी तब डीएनए से आरएनए बनेगा। जब क्रोमोसोम जब जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में रहेगा तब उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब डीएनए खुलेगा, जब जेनेटिक मटेरियल खुलेगा तभी तो बनेगा डीएनए से आरएनए। तो ये जो क्रोमैटिन है, क्योंकि इससे ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। आपको इंटरफेज में भी दिखाई देता है क्रोमैटिन, इंटरफेज भी दिखता है ना। आप पढ़ते हैं इंटरफेज में G1, S, G2 ये स्टेज आती हैं। एस फेज में बोलते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनेगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए,
और सॉरी रेप्लिकेशन नहीं, सॉरी डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। अब साथ में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी होता है ना, डीएनए से आरएनए भी बनता है, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो ये आरएनए आपको वहाँ दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं कि जिसमें आरएनए के साथ में मौजूद होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। तो चीज़ें होंगी। अब ये क्रोमैटिन जो है ये आपको दो स्टेज में दिखाई देगा। क्रोमैटिन का कुछ हिस्सा जो बाहर की साइड में है, बाहर की साइड में उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और जो क्रोमैटिन का पार्ट सेंट्रल एरिया में होता है दैट इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन। समझ में आ रहा है? ये बाहर का क्रोमैटिन जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और सेंट्रल एरिया में जो क्रोमैटिन है इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन के कितने पार्ट हुए, इसके दो पार्ट हो गए, देखिए यहाँ ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन टू पार्ट्स, पहला है हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, ये हो गया हेटेरोक्रोमैटिन, और सेकंड वन क्या है यूक्रोमैटिन, दोनों में डिफरेंस है। डीएनए को किस स्ट्रेन से, या क्रोमैटिन या क्रोमोसोम को किस से स्ट्रेन करते हैं, एसिटो कार्बन डाई होती है, किससे स्ट्रेन करते हैं, एसिटो कार्बन एक बेसिक डाई है, बेसिक कलर होता है, बेसिक स्ट्रेन है, ये लिख लीजिएगा एसिटो कार्बन, एसिटो कार्बन। इससे क्या करेंगे, इससे डीएनए को या क्रोमैटिन को क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन मतलब कलर करेंगे, ठीक है। अब जब हम क्रोमैटिन को स्ट्रेन करेंगे तो जो बाहर वाला क्रोमैटिन का हिस्सा है, पार्ट है, इसको क्या बोलना है, हेटेरोक्रोमैटिन, इट विल टेक द डार्क कलर, ये कैसा कलर लेगा, डार्क कलर लेगा, ठीक है। और सेंट्रल एरिया में जो क्रोमैटिन है ये लाइट कलर को लेगा, मतलब इसका कलर क्या रहेगा, हल्का। ये डार्क कलर क्यों लेगा, क्योंकि बाहर क्रोमैटिन जो है ये हाईली कंडेंस है, क्या है ये, हाईली कंडेंस। तो ये क्रोमैटिन कैसा होता है, हाईली कंडेंस, हाईली कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस मतलब हाईली का मतलब इतना नहीं है कि क्रोमोसोम बना, समझ रहे हैं, है वो क्रोमैटिन ही थोड़ा सा कंडेंस है। यूक्रोमैटिन कंपैरिजन में क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा कंडेंस, तो आप इसको लिख लीजिएगा मोर कंडेंस होता है, ये मोर कंडेंस होता है। और यूक्रोमैटिन क्या है, लेस कंडेंस है, लेस कंडेंस। तो जब कंडेंसेशन इसमें ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, ज्यादा टाइटली अरेंज है, ठीक है, ज्यादा पास यहाँ पर क्रोमैटिन है, तो जब स्ट्रेन करेंगे तो डार्क कलर दिखाई देगा ना, ये कैसा कलर दिखाई देगा, डार्क, क्योंकि जो चीज जूम करती जाती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा हल्की हो जाती है, जब उसको करेंगे कम प्रेस तो वो क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। तो ये डार्क स्टेन लेता है, इसलिए कैसा स्टेन लेगा, डार्क स्टेन लेगा, ठीक है, डार्क कलर। ये कैसा है, लाइट स्टेन लेगा। अब अगला डिफरेंस क्या, यूक्रोमैटिन कौन सा एक्टिव होगा इसमें से, ये वाला लेस एक्टिव है, दिस इज मोर एक्टिव, इसकी एक्टिविटी कम है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनना, और डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए भी बनता है। तो जब डीएनए ज़्यादा कंप्रेस रहेगा, जब डीएनए क्या रहेगा, क्रोमैटिन ज़्यादा कंप्रेस रहेगा, तो डीएनए से आरएनए और डीएनए से डीएनए बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस चलेगा। और यहाँ डीएनए क्योंकि खुला हुआ है, डीएनए बिखरा हुआ है, देख रहे हैं, डीएनए डिस्पर्स है, तो डीएनए जब डिस्पर्स फॉर्म में रहेगा तो डीएनए से डीएनए आसानी से बन जाएगा, और डीएनए से आरएनए आसानी से बन जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को ओपन होना जरूरी है। कोई पढ़े होंगे ना कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, कितने स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में से, जब ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होते हैं तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को थोड़ा सा खुलना, पूरा तो नहीं खुलता, लेकिन डीएनए कुछ प्लेसेस पर क्या होगा, ओपन होगा। ये डीएनए इतना पार्ट ओपन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो डीएनए को खुलना, ओपन होना जरूरी होता है, तो इसीलिए ये यहाँ ओपन होने में टाइम लगता है, किसमें, इसमें। ये लेस एक्टिव है, ये मोर एक्टिव है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेस एक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, मोर एक्टिव, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये पहले से ही ओपन है, ठीक है। और कोई डिफरेंस है इसमें, और कोई स्पेशल और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक चीज और देखिए, ये जो यूक्रोमैटिन, जो हेटेरोक्रोमैटिन है, कौन सा वाला,
ठीक है। इसकी दो फॉर्म होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव मतलब जब डीएनए ओपन ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? परमानेंटली इनएक्टिव। अगर क्रोमैटिन परमानेंटली क्या है? इनएक्टिव। समझ में आया? अगर क्रोमैटिन क्या है? परमानेंटली इनएक्टिव है, डीएनए खोल ही नहीं जा रहा उस प्लेस पर, तो बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमैटिन। कैसा बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूटिव। और जब डीएनए ओपन हो जाता है, उससे आरएनए बन जाएगा, उससे डीएनए बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। अब कहाँ डीएनए ओपन ही नहीं होगा? किस प्लेस पर डीएनए? देखिए, ये जो आप बोलते हैं क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में बीच में जो सेंट्रोमियर एरिया होता है, ये इससे कभी कुछ बनता है? इससे कुछ नहीं बनेगा। सेंट्रोमियर से कुछ नहीं बनेगा। समझ में आया? सेंट्रोमियर इस पार्ट, क्योंकि ये भी डीएनए है, सेंट्रोमियर आल्सो कंटेन द डीएनए, इसमें भी क्रोमैटिन है, लेकिन ये कभी कुछ बनाएगा नहीं, इसका कभी रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये परमानेंटली इनएक्टिव ही पड़ा रहता है। समझ में आया? तो ये है कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमैटिन। दूसरा क्या होता है? फैकल्टेटिव का मतलब जिससे कुछ बन जाएगा। बाकी सब फैकल्टेटिव है, जिससे आरएनए या डीएनए बन जाएगा, सब फैकल्टेटिव। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों तरफ जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, लिखा हुआ इट फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहा है कि पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस है, देखिए ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये क्या कर रहा है? ये एक बैरियर का काम कर रहा है। किसके बीच में? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। बैरियर कैसे है? जो न्यूक्लियर पोर नजर आ रहा है आपको, न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर दिख रहा है? ये क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा कि कौन सा मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा, और कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में वापस आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर ही इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करेगा। अगला देखिए, इसके बाद कौन सा पार्ट बचा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्रोमैटिन हो गया, और क्या है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को देख लीजिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या चीज है? कहाँ से बनेगा ये? अभी आपको जब क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, तो क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पार्ट होता है, जिसको NOR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NOR। वहीं से बनेगा। तो इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? फ्रॉम NOR। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। जनरली सेल कंटेन वन न्यूक्लियाई, बट समटाइम कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियाई। एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। जनरली क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है सेल में। न्यूक्लियोलस कहाँ से बनता है? यहाँ से बनेगा। ठीक, न्यूक्लियोलस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसमें आपको देखिए, ये न्यूक्लियोलस में कुछ विशेष नहीं है, समझ रहे हैं? ये आपको ये नजर आ रहा है, ये है क्या चीज एक्चुअली, समझ लीजिए। ये जो क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है आपको, कोई स्पेशल संरचना नहीं है। जो क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है, ये क्रोमैटिन क्या है? ये मान लीजिए, देखिए क्रोमैटिन यहाँ आता है। ठीक है, हमने आपको बताया न्यूक्लियोलस कंटेन द डीएनए। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? डीएनए कहाँ से आता है? कोई अलग डीएनए नहीं है, यही जो क्रोमैटिन है, जिसको डीएनए का ही फॉर्म है। ठीक है, यही डीएनए, यही क्रोमैटिन यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसी के चारों तरफ जब न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड कर जाएगा, क्या सराउंड कर जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसको आप क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोलस। समझ में आया? न्यूक्लियोप्लाज्म इसके चारों तरफ क्या है? सराउंडेड। ठीक, वो क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस है ये, और ये क्या करती है? राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम की सिंथेसिस करेगा। अब राइबोसोम पूरा नहीं बनता, ये समझने की जरूरत है कि टोटल राइबोसोम न्यूक्लियोलस से नहीं बनेगा। राइबोसोम का कौन कौन सा पार्ट? देखिए, राइबोसोम में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? राइबोसोम मेड बाय प्रोटीन, प्रोटीन का बना होगा इसमें, और दूसरा पार्ट क्या होता है? RNA। राइबोसोम में RNA होगा। कौन सा RNA? RNA। ठीक है, प्रोटीन जो है राइबोसोम में, क्या टोटली प्रोटीन न्यूक्लियोलस से बनेगा? नहीं, ये बनेगी। प्रोटीन कहाँ से बनता है? फ्रॉम
इसको नोट कर लेना, फ्रॉम कहाँ से बनेगा, न्यूक्लियोलस से बनेगा। न्यूक्लियोलस में जो डीएनए है, न्यूक्लियोलर डीएनए, न्यूक्लियोलर डीएनए, न्यूक्लियोलस के डीएनए से प्रोटीन बनेगा। एंड फ्रॉम मेन डीएनए, ये जो मेन डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ये भी प्रोटीन बनाएगा। लेकिन ये प्रोटीन कहाँ बनाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में बनाएगा। ये प्रोटीन अंदर नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। तो ये प्रोटीन बनाएगा, जब आरएनए बना के भेजेगा तो सेल के साइटोप्लाज्म बनेगा, वो प्रोटीन आएगा, इसके थ्रू मूव करता हुआ अंदर यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन होगी राइबोसोम में, वो प्रोटीन न्यूक्लियोलर डीएनए से बनेगी और मेन डीएनए से कैसे बनेगी, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म से मूव होकर के तब जाएगा। समझ में आ रहा है। आरएनए का टाइप्स बताया था आपको, आरएनए की टाइप्स बताए थे ना, 5S, 5.8S और 16S, 18S राइबोसोम आरएनए थे सभी ना, 16S, 18S, 23S, 28S। ठीक, ये सब आरएनए के टाइप्स थे, जितने भी आरएनए टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो कहाँ मिलेगा आपको, राइबोसोम में मिलेगा, वो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब जितने भी राइबोसोमल आरएनए आपने पढ़े, उसमें सारे राइबोसोमल आरएनए कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस से बनेगा। मतलब ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ से बन के आ रहा है, ये न्यूक्लियोलस ही बनाएगा। राइबोसोम में जो आरएनए है वो कौन बनाया, न्यूक्लियोलस। लेकिन टोटल नहीं, एक्सेप्ट मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, बाई किससे बनेगा, न्यूक्लियोलस से बनेगा, न्यूक्लियोलस से बनेगा। ठीक है, उसके डीएनए से, बट सॉरी एक्सेप्ट 5S आरएनए, ये नोट कर लेना। 5S आरएनए किससे बनता है, मेन डीएनए से, वो मेन डीएनए से बनेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है ना। अच्छा बताइए, टीआरएनए, एमआरएनए ये सब कहाँ से बनते हैं, ये सब मेन डीएनए से बनते हैं, इसी से बनता है। और राइबोसोमल आरएनए जितने आपने पढ़े, 5S, 5.8S, ये सब चीज़ें कहाँ से बनती हैं, ये सब न्यूक्लियोलस बनाता है। एक को छोड़ करके 5S मेन डीएनए से बनेगा। तो 5S कहाँ से बनेगा, लिख लीजिएगा, फ्रॉम मेन डीएनए, क्रोमैटिन से बनेगा, मेन डीएनए। अब इसको आप कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है, क्या अकेले न्यूक्लियोलस कर सकता है, नहीं। राइबोसोम की सिंथेसिस में दोनों का रोल है। किसका रोल है, इस मेन डीएनए का भी रोल होता है। अकेले न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम की सिंथेसिस नहीं कर सकता, समझ में। क्योंकि प्रोटीन जब बनेगा तो कुछ न्यूक्लियोलस बनाएगा, कुछ कौन बनाएगा, मेन डीएनए। राइबोसोम जब बनेगा तो ज़्यादातर राइबोसोम में आरएनए जो होगा वो न्यूक्लियोलस बना देगा, लेकिन कुछ कौन बनाएगा, एक जो स्पेशली बचा हुआ है ये मेन डीएनए से बनेगा। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि राइबोसोम की सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसिस वो कैसे होती है, बाय न्यूक्लियोलस तो है ये, न्यूक्लियोलस एंड मेन डीएनए, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, जो क्रोमैटिन है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलर डीएनए, मेन डीएनए का हमने लिखिए, आप लिखिए न्यूक्लियर डीएनए। अगर आप न्यूक्लियोलर लिखेंगे तो न्यूक्लियोलस वाला डीएनए हो जाएगा, न्यूक्लियर डीएनए लिखा जाएगा। एक लास्ट लाइन पेज नंबर 138 पर लिखी हुई है, देखिए, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिड आउट प्रोटीन सिंथेसिस। लाइन समझ में आ रही है, लिखा है लार्ज एंड मोर। अगर सोचिए किसी भी सेल में ज़्यादा प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए सेल को एक ऐसा समय आ गया है कि ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या होगा, तब क्या चाहिए उसके लिए, ज़्यादा प्रोटीन बनाना है सेल को तो राइबोसोम ज़्यादा चाहिए ना, राइबोसोम की संख्या क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, डीएनए भी ज़्यादा चाहिए, सॉरी आरएनए, डीएनए से जो आरएनए बनेगा मैसेंजर आरएनए, उसकी भी संख्या ज़्यादा चाहिए ना, तो इससे तो मैसेंजर आरएनए बन जाएगा ढेर सारा। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनते हैं ना,
तो राइबोसोम की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए अगर ज़्यादा प्रोटीन बनना है सेल में। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई। तो ज़्यादा राइबोसोम को बनाने के लिए न्यूक्लियोलस की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा। न्यूक्लियोलस बड़ा होना चाहिए एंड मोर इन नंबर, क्योंकि न्यूक्लियोलस से क्या बनता है, राइबोसोम बनते हैं ना। तो इसी न्यूक्लियोलस से क्या बनेगा, राइबोसोम बनेंगे। तो न्यूक्लियोलस बड़ा होना चाहिए और उसकी संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब जनरली सेल में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन अगर सेल में सोचिए इससे ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो तो राइबोसोम ज़्यादा बनेगा। तो राइबोसोम ज़्यादा बनेगा तो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो सेल ज़्यादा एक्टिव होती है, जो सेल क्या होती है, मोर एक्टिव, तो उसमें राइबोसोम की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए आपको न्यूक्लियोलस साइज में बड़ा होना चाहिए और संख्या भी ज़्यादा होना चाहिए। अंडरलाइन करें। आगे क्रोमोसोम के बारे में दिया है। क्रोमोसोम्स किसने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम को, बता सकते हैं? वो डिस्कवर्ड क्रोमोसोम स्ट्रेसबर्गर और टर्न क्रोमोसोम बाय वाल्डेयर साइंटिस्ट ने दिया था। टर्न क्रोमोसोम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है, वाल्डेयर साइंटिस्ट ने। अब क्रोमोसोम देखिए स्ट्रक्चर कैसे होती है क्रोमोसोम की। जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम का ये है, इट इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कंटेन द, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें देखिए दो आर्म्स हैं, कितनी आर्म्स हैं, दो आर्म्स, ठीक है। तो ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है, क्रोमोसोम का क्या है, रेप्लिकेटेड है, मतलब इसमें दो आर्म्स बन चुकी हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम में आप कहेंगे टोटली 4 आर्म है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, तो एक आर्म ये है और एक आर्म इधर हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, आर्म्स हैं। आपस में एक दूसरे की क्या बोले जाएंगे, सिस्टर आर्म, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर है। ये आपस में एक दूसरे की सिस्टर है, तो इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर आर्म। और इसको कंपेयर करेंगे तो नॉन सिस्टर, इसको कंपेयर करेंगे अगर आप इससे, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर आर्म। समझ में आया? सिस्टर का मतलब इसी से ये आर्म डेवलप हुई है, इसी से ये जो डिवाइड करता है डीएनए, जो डीएनए डिवाइड करेगा, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का ना, तो डीएनए डिवाइड करेगा तो यहाँ क्रोमोसोम में आपको ये धीरे धीरे दो आर्म्स नजर होना शुरू हो जाएंगे। जब सेल दो फेज क्रॉस करेंगे तो आपको दो आर्म दिखाई देगा क्रोमोसोम में। मेरे ख्याल से होता क्या है, ये मान लीजिए ये जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा एस फेज में जाकर के, तो रेप्लिकेट का मतलब इसकी दो कॉपी बढ़ेगी, लेकिन जब वो प्रो फेज में जाएगा तो प्रो फेज में डीएनए थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो प्रो फेज में आपको इस तरीके से दिखता है, यहाँ सेंट्रोमियर है, ठीक है, थोड़ा सा और कंडेंस होगा, मेटाफेज में और ज़्यादा थोड़ा सा कंडेंस, हाई कंडेंस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होती है, मेटाफेज में और ज़्यादा कंडेंस हो गया, तो धागा दिखाई देता है वो आपको। हाँ, तो ये एक बोल रहे हैं आपको, क्रोमोसोम में कोई ये कारण ये है, ये रेप्लिकेटेड स्टेज में जब क्रोमोसोम एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, दो फेज में जब वो पहुँचेगा तो बात कहाँ जाएगा, दो फेज में जाएगा, तो इसमें आधा दो ये रेप्लिकेटेड स्टेज। जब ये लास्ट में जाकर के एना फेज में पहुँचेगा तो एना फेज में क्रोमोसोम का डायग्राम केवल आप ये दिखाएंगे, बताइए, किलो फेज में ये तो होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये है, दो ही आर्म्स होगा, किलो फेज में जब पहुंचेगा तो आपको एक आर्म ये एक आर्म ये दिखाई देगा। वो जो डायग्राम में क्या है, ये रेप्लिकेटेड स्टेज है, कैसी है, रेप्लिकेशन के बाद समझ में आया। तो यार तो इसमें ये सिस्टर, ये रेप्लिकेट जब रेप्लिकेट करेगा तो सिस्टर बनेगा, ये भी रेप्लिकेट करेगा, ये भी सिस्टर है, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्या है बताइए, सेंट्रोमियर क्योंकि ये पार्ट क्रोमोसोम का डीएनए से बना है,
डीएनए कंडेंस हुआ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, और उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर इस हिस्से में डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस है। सेंट्रोमियर पर क्या है, डीएनए बहुत इतना कंडेंस है कि वो डीएनए खुल नहीं पा रहा है। आपको अभी बताया है ना कि सेंट्रोमियर रीजन में जो डीएनए होता है वो इतना ज़्यादा कंडेंस होता है कि वो डीएनए खुलता नहीं है, और उससे कभी आरएनए या उससे कभी डीएनए नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म कहाँ होती है डीएनए की, सेंट्रोमियर। कह सकते हैं सेंट्रोमियर क्या है, वहाँ डीएनए ही है, बहुत कंप्रेस फॉर्म में। तो डीएनए यहाँ पर क्या है, हाईली कंप्रेस है, हाईली कंप्रेस, या क्रोमैटिन जो है वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेज में है। अब इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर, इस सेंट्रोमियर के इधर और इसके इधर प्रोटीन लगी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इस प्रोटीन को, काइनेटोकोर। यहाँ प्रोटीन लगा हुआ, डायग्राम देखिए तो ये होता है इस तरीके से। क्या है ये, कॉनकेव स्ट्रक्चर है, कॉनकेव दिखाई दे रहा है, समझ में आया। तो सेंट्रोमियर पर जो प्रोटीन लगा हुआ है वो सेंट्रोमियर मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है सेंट्रोमियर की, तो इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर किस पर अटैच होता है, सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर पर कहाँ होता है, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर जो डिप्रेशन आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। यही स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा। प्रोटीन भी होता है, मैंने आपको बोला कि सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर क्या है, वो प्रोटीन, यहाँ क्योंकि प्रोटीन इसमें तो है, इसमें भी प्रोटीन यहाँ पर भी रहेगा। तो ये सेंट्रोमियर हुआ, ये स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पर जो काइनेटोकोर पार्ट है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा। अब इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं। क्रोमोसोम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने तरीके के क्रोमोसोम हैं। अब बताइए एक चीज और, क्रोमोसोम को सबसे अच्छा किस स्टेज में देखा जा सकता है, मेटाफेज स्टेज में। सबसे ज़्यादा कंडेंस स्टेज क्रोमोसोम की कहाँ होती है, मेटाफेज में। अगर आपको क्रोमोसोम का नंबर गिनना है कि सेल में कितना क्रोमोसोम है, तो आप मेटाफेज स्टेज में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में पहला देखिए मेटासेंट्रिक। फर्स्ट क्या है, मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या है, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और थर्ड क्या है, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। एंड फोर्थ वन इज द टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ये चार तरीके के क्रोमोसोम हैं। क्वेश्चन आता है किसके बेसिस पर बनाए गए हैं ये चार, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर कहाँ है। तो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जस्ट बीच में होता है, कहाँ होगा, एकदम बीच में सेंट्रोमियर दिखाई देगा। और जब बीच में रहेगा तो दोनों आर्म्स क्या रहेंगे, एग्जैक्ट इक्वल रहेंगे। दोनों आर्म्स एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं, इक्वल आर्म रहती है, इक्वल आर्म। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ है, मिडिल में है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक का डायग्राम देखिए, एक आर्म थोड़ा सा बड़ा, एक आर्म थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होगा और एक आर्म थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब कह सकते हैं सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है ये सेंटर बना होकर के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट या सेंटर से थोड़ा सा राइट हो सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ सेंट्रोमियर ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड में। एक आर्म क्या है, अनइक्वल आर्म होते हैं, अनइक्वल आर्म। आर्म क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा आर्म रहेगा। सेंट्रोमियर थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस रहेगा, इसको बोलते हैं स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड सेंट्रोमियर रहेगा। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर और ज़्यादा डिस्प्लेस कर जाता है। इस तरीके से देखिए, एक आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म बहुत छोटी, ये स्मॉल है और वेरी लार्ज आर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर कह सकते हैं कहाँ होगा, नियर द टिप, टॉप के एकदम पास में रहेगा। ठीक है, किनारे पर रहेगा सेंट्रोमियर। और टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम टॉप पर रहेगा। कहाँ रहेगा, देखिए सेंट्रोमियर कहाँ चला गया, एकदम टॉप पर चला गया।
तो इसमें आप डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम बनाएंगे, ये बनता है। इसमें कितना आप होगा ये क्वेश्चन, कितनी आप सोचते हैं जब क्रोमोसोम सेंट्रल एलोसेंट्रिक फॉर्म में रहेगा, एक बार रहेगा सिंगल, कितना रहेगा 1, बाकी सभी में 2 बार। लेकिन जब आपको डायग्राम को ऐसा बना देंगे, अगर ये डायग्राम बनाना है कि ये रेप्लिकेटेड फॉर्म कौन सा स्टेज है, रेप्लिकेटेड स्टेज है, तब सब में आपको 4 दिखाना पड़ेगा, तो इसमें 2 रहेगा। अब एक चीज और थोड़ा सा समझने वाला चीज है, हाँ ये एक चीज और, सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम का मतलब है ऐसा क्रोमोसोम जिसमें देखिए सभी क्रोमोसोम में आपको बताया जितने क्रोमोसोम होंगे सभी में सेंट्रोमियर आपको नजर आएगा। सेंट्रोमियर सभी में होता है। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दबा हुआ, यहाँ पर कंप्रेस ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है, दबा हुआ हिस्सा है, तो प्राइमरी ये सभी में नजर आएगा। और दूसरा कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें एक बार और कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आता है आपको एक जगह और, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी का दूसरा नाम NOR, क्योंकि न्यूक्लियोलस यहीं से बनती है। न्यूक्लियोलस कहाँ से बनती है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ही अराइज होती है। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इसका पूरा नाम क्या हुआ? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। समझ में आया? NOR लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहाँ से न्यूक्लियोलर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ से ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ से वो बनती है। ठीक, तो सेट क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखिए इस पार्ट को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या है? इसमें ये पार्ट है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो डीएनए का पार्ट, जो क्रोमोसोम का पार्ट दिखाई देता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए है ना, क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया? ये है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट डीएनए होगा उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेट क्रोमोसोम में क्या है? कंटेन सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, इसका सैटेलाइट डीएनए बता रहेगा, ठीक है। कौन सा सेट क्रोमोसोम कितने होते हैं एक सेल में? संख्या लिख लीजिएगा, 13, 14, 15, ठीक है, और 21, 22। 5 क्रोमोसोम पूरे सेल में ऐसे हैं जो क्या होते हैं? सेट क्रोमोसोम। मतलब न्यूक्लियोलस यदि 5 क्रोमोसोम से बनती है, इसी 5 क्रोमोसोम में आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन और नजर आएगा, सेकेंडरी वाला। बाकी ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसी क्रोमोसोम में नहीं नजर आएगा 5 के अलावा। तो 5 क्रोमोसोम क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस बनाएंगे, 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है। एक चीज और शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दें, 5 मिनट लगेगा। टीलोमर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए टीलोमर क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो क्रोमोसोम दिखाई देता है, ध्यान समझिएगा, जो क्रोमोसोम दिखाई देता है, वो क्रोमोसोम जिस तरीके से है, ये क्रोमोसोम का जो आपको टॉप पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ये किनारे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या टीलोमर क्या है? दीज आर द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो किनारा होता है, उस किनारे पर क्रोमोसोम कभी डबल स्ट्रैंड फॉर्म में नहीं रहेगा। इसमें डीएनए किस फॉर्म में बताइए? डबल स्ट्रैंड फॉर्म में डीएनए है, क्रोमोसोम में डीएनए किस फॉर्म में? डबल स्ट्रैंड। लेकिन क्रोमोसोम का जो किनारे का हिस्सा होता है, यहाँ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। तो उसी सिंगल स्ट्रैंड एरिया को क्या बोलते हैं? टीलोमर्स। टीलो का मतलब होता है किनारा, ठीक है, मतलब किनारा, ठीक है। तो डीएनए जो है मतलब क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, these are the सिंगल स्ट्रैंड, मैं बोल रहा हूँ, these are the सिंगल स्ट्रैंड रीजन, these are the सिंगल स्ट्रैंड रीजन, रीजन प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम।
प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के किनारे पर होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या देखिए, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, ऐसे होता है जैसे मान लीजिए डीएनए डबल स्ट्रैंड है, जब किनारे पर डीएनए आएगा तो इतना डीएनए जो है इस तरीके से रहेगा, किनारे पर डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, ठीक है। और यहाँ इस पर जो डीएनए रहेगा, यहाँ ये भी क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड। मतलब ये डीएनए सीधा ना होकर के सिंगल स्ट्रैंड, सीधा जो हो सकता है हेयर पिन लूप लाइक होगा। कैसा होगा, जो हेयर पिन होती है, बाल में लगाने वाली जो पिन होती है, उसी तरीके से लूप बना लेता है, हेयर पिन लूप लाइक होता है टेलोमर, ठीक। और एक चीज समझ लीजिए, टेलोमर नोट कर लीजिए, कंटेन, इसमें आगे बताना थोड़ा सा कंप्लीट नहीं होगा, कंटेन जी सीरीज डीएनए, जी सीरीज डीएनए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें डीएनए कैसा होता है, जी सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, ग्वानिन और साइटोसिन इस रीजन में आपको ज़्यादा रहेगा। टेलोमर सिंगल स्ट्रैंड एरिया है, क्रोमोसोम का किनारा हो गया, ठीक है। और जी सीरीज का मतलब यहाँ डीएनए जो है जो रहेगा सिंगल स्ट्रैंड में क्या रहेगा, उसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा रहेगा। अब बताइए, जीसी तो आप सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड हो गया ना, आप बोलेंगे कि जीसी का मतलब तो डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बनता है, सिंगल। जीसी का मतलब क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड है, ग्वानिन साइटोसिन, ये हुआ जीसी का मतलब। यहाँ डबल बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, जीसी का मतलब इसी में जीसी कंटेंट ज़्यादा लगा रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा हुआ है टेलोमर में, जो नेक्स्ट टाइम बताने के बाद ही चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद माइक्रो